Hello friends, in the previous video we have studied the theory of Henry Fayol. Now in this video we will study the theory of Friedrich Winslow Taylor's scientific management theory. Okay, so let's begin. Taylor, born in 1856 and died in 1915, and he was an American who started his career as a mechanist in the Midwest. टेलर एक अमेरिका के रहने वाले थे जिन्होंने अपना करियर एक मैकेनिस्ट से स्टार्ट किया। वो एक मैकेनिस्ट थे और वो स्टील वर्क में काम करते थे। जैसे जैसे वो आगे बढ़ते चले गए, उन्होंने बहुत से प्रोग्रेस किए, हार्ड वर्क किए, तब उन्हें चीफ इंजीनियर का पोस्ट मिल गया। जब इन्हें चीफ इंजीनियर का पोस्ट मिला तब ये बहुत से ऑब्जर्वेशंस, बहुत से एक्सपेरिमेंट्स किए साइंटिफिक डेटा पर, ठीक है। जो कि टेलर्स अप्रोच इस प्रकार था कि इस साइंटिफिक मैनेजमेंट था, ठीक। इनका अप्रोच ये कहलाता था कि ये साइंटिफिक मैनेज करते हैं, साइंटिफिकली मैनेज करते हैं। तब इनके जो बॉस थे, आगे जो भी इनके ऊपर थे, बहुत खुश हुए इनसे। तो इन्होंने बहुत से अपने ऑर्गेनाइजेशन को, अपने डिपार्टमेंट को बहुत से कंट्रीब्यूशन, योगदान किए। तब इनके जो मेथड है, इन्हें फादर ऑफ मैनेजमेंट, साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर करने लगे, यानी कि फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट करने लगे सभी। और जो इनका साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थियरी है वो साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स पे बेस है। और जो इनकी जो थियरी है इसमें ये होता है कि ये बताता है कि इसके जो प्रॉब्लम्स के जो डिसीजंस होंगे साइंटिफिकली होंगे, नॉर्मल की तरह नहीं, साइंटिफिकली, ठीक है। और उसी समय लिए जाएंगे, जैसी प्रॉब्लम आई उसी समय लिए जाएंगे, तुरंत लिए जाएंगे, इमीडिएटली। अब टेलर ये कहते हैं कि जो प्रॉब्लम्स हैं, जो हमारे डिपार्टमेंट्स के जो प्रॉब्लम्स हैं, वो टेक्निकली साइंटिफिक टेक्निक्स के ज़रिए सॉल्व होना चाहिए, ना कि अंगूठा छाप की तरह। जैसे कि अंगूठे छाप होते हैं वैसे नहीं, अनपढ़ की तरह नहीं, साइंटिफिकली होनी चाहिए, बिना किसी गलती के, ठीक है। अब ये बहुत से डेफिनेशंस भी दिए हैं थियरी ऑफ मैनेजमेंट के, जो कहता है कि इनका इनका डेफिनेशन पहला है, साइंटिफिक मैनेजमेंट कंसिस्ट ऑफ नोविंग व्हाट यू वांट मेन टू डू एग्जैक्टली। मतलब साइंटिफिक मैनेजमेंट, ये इनका जो डेफिनेशन ये कहता है कि आप उसके बारे में जानो कि जो आप दूसरे से करवाना चाहते हो, एग्जैक्टली क्या करवाना चाहते हो उससे पहले जान लो। एंड सीइंग इट दैट दे डू इट द बेस्ट एंड द चीपेस्ट मैनर। और देख लो कि वो किस प्रकार से कहते हैं, किस मैनर में करते हैं, ठीक है। ये इनका डेफिनेशन था। आइए दोस्तों, अब देखते हैं प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अब प्रिंसिपल्स यानी कि साइंटिफिक मैनेजमेंट के अब क्या क्या सिद्धांत हैं। जैसे हेनरी फयोल ने अपने प्रिंसिपल्स लिखे थे मैनेजमेंट के ऊपर, वैसे ही टेलर ने भी अपने साइंटिफिक मैनेजमेंट पर कुछ प्रिंसिपल्स बनाए हैं जो हमें देखने चाहिए। तो आइए देखते हैं। इसमें से पहला है साइंस नॉट रोल ऑफ थंब। दोस्तों, ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि अगर आपको ऑर्गेनाइजेशन को, ठीक है, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन को इफ़िशियंसी बढ़ानी है तो आपको अपने जो ऑर्गेनाइजेशन में जितने भी रूल ऑफ थंब होंगे, यानी कि जो हाथों द्वारा जो अंगूठा छाप जो काम होता है उसे हटाना पड़ेगा। उसकी जगह पर साइंटिफिक एनालिसिस करनी पड़ेंगे, साइंटिफिकली काम करने पड़ेंगे, साइंटिफिक का जो रूल है वो अपनाना पड़ेगा अंगूठा छाप को हटाकर। और जो ये रूल ऑफ थंब डिसीजंस है, ये मैनेजर के पर्सनल जजमेंट पर डिपेंड करता है। यानी कि जब मैनेजर चाहे तो इसे रिप्लेस कर सकता है, साइंटिफिकली इसे ला सकता है, इसे हटाकर, रूल ऑफ थंब को हटाकर। टेलर साहब ये कहते हैं कि अगर जो प्रिंसिपल है, इनके जो प्रिंसिपल है साइंस नॉट थंब रूल ऑफ थंब, कि ये कहते हैं कि अगर आपकी बिजनेस को बढ़ाना है तो ये जो साइंस है, जो साइंस नॉट थंब रूल, इसे हटाना पड़ेगा, ये रूल आपको अपनाना पड़ेगा।
ठीक है, थंब रूल को हटाकर ये जो प्रिंसिपल है आपको अपने ऑर्गेनाइजेशन पे लाना पड़ेगा और साइंटिफिकली ऑब्जर्व एनालिसिस करने पड़ेंगे, ताकि आपका जो जॉब है, आपका जो जॉब में परफॉर्मेंस है वो अच्छा हो सके, बिना किसी गलती के, बिना किसी एरर के। चाहे आपको ज़्यादा समय तक क्यों नहीं लेना पड़े, लेकिन आप लो समय और अपने परफॉर्मेंस को अच्छा करो इस प्रिंसिपल के ज़रिए। जब धीरे धीरे आप सीख जाएंगे इस प्रिंसिपल को, तो आपके जो टाइम कंज्यूमिंग होंगे वो सुधर जाएंगे, वो टाइम कंज्यूम होने लगेंगे। ठीक है, टाइम को आप ज़्यादा इम्पोर्टेंस देने लगोगे, आपके टाइम जो होंगे सेव होने लगेंगे, बचने लगेंगे। इसके ज़रिए आप अलग से दूसरा वर्क भी कर सकते हो, अगर आप साइंस का ये जो प्रिंसिपल है अगर आपने अपने बिजनेस पे लगाया तो। अब दूसरा है हार्मनी नॉट डिस्कॉर्ड। दोस्तों, जैसे हेनरी फेवल ने बताया था स्पिरिट डी कॉर्प्स यानी कि टीम वर्क, वैसे ही ये प्रिंसिपल भी है। जैसे टेलर ने बताया कि आप अगर बिजनेस में हो, ठीक है, तो आपको हार्मोनी में रहना पड़ेगा, आपको अपने एकता बनाए रखनी पड़ेगी। मतलब बिजनेस या फिर एम्प्लॉयज़ और मैनेजमेंट में अच्छे से एकता बनानी पड़ेगी, तब आपका जो बिज़नेस होगा ग्रो करेगा। अगर आपके पास अच्छी परफॉर्मेंस है, मतलब अच्छा गोल है आपके पास और आप उसे पाना चाहते हो, तो आपको अपने मैनेजमेंट के साथ हार्मनी यानी एकता बनानी रखनी पड़ेगी, ताकि आप अच्छे से अपने बिजनेस को, अपने डिपार्टमेंट को अच्छे से ग्रो कर सको। एम्प्लॉय मैनेजमेंट के बारे में सोचना चाहिए और जो मैनेजमेंट है वो एम्प्लॉय के बारे में भी सोचना चाहिए, यानी कि दोनों का कॉम्बिनेशन होगा तब बिज़नेस आगे बढ़ेगी, दोनों में एकता होनी चाहिए। अब फ्रेंड्स है तीसरा मेंटल रिवॉल्यूशन। ये प्रिंसिपल हमें ये बताता है कि जो मेंटल रिवॉल्यूशन है, ये हमें ये बताता है कि जो एम्प्लॉय है और मैनेजमेंट है, दोनों के प्रति एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छी सोच होनी चाहिए, जो पॉजिटिव एटीट्यूड होना चाहिए दोनों के प्रति, जो कि एम्प्लॉय और मैनेजमेंट को दोनों को एक दूसरे को समझना चाहिए। अब दोनों एक दूसरे को समझना चाहिए और दोनों इम्पोर्टेंस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन को समझना चाहिए, और दोनों जनों को पता होना चाहिए कि हमारे जो एम है वो क्या है, और अगर एक दूसरे को मदद करेंगे तो दोनों ही साथ में अपने बिजनेस को ग्रो करेंगे। फोर्थ प्रिंसिपल है कोऑपरेशन नॉट इंडिविजुअलिज्म, यानी कि कोऑपरेशन, आप अगर मैनेजमेंट और आपके बीच में कोऑपरेशन होना चाहिए। ठीक है, कोई भी मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, दोनों साथ में काम करेंगे, ट्रस्ट होना चाहिए एक दूसरे पर। जैसे कि हेनरी फेवल ने बताया था कि टीम वर्क होना चाहिए। ठीक है, वैसे ही दोनों पर विश्वास हो तो आपकी जो बिज़नेस है, आपकी जो डिपार्टमेंट है, आपके जो ऑर्गेनाइजेशन है वो अच्छे से ग्रो करेंगे। क्योंकि आप दोनों की इफ़िशियंसी, दोनों की क्षमता, दोनों की पावर उस ऑर्गेनाइजेशन पे, उस गोल पे अड़ी हुई है। और ये दोनों ही, यानी कि जो मैनेजमेंट और एम्प्लॉय दोनों ही ऑर्गेनाइजेशन के दो खंभे हैं। अगर एक भी मिसमैच हुआ, यानी कि एक भी अगर आड़ा टेढ़ा हुआ, तो बिज़नेस गई खाई में, यानी कि बिज़नेस का लॉस है। हर नज़रिए से देखा जाए तो अगर एक भी एम्प्लॉय, अगर मैनेजर, अगर थोड़ा सा भी उसका एटीट्यूड चेंज हुआ एम्प्लॉय के पॉइंट ऑफ व्यू से, तब ऑर्गेनाइजेशन लॉस में जाना ही जाना है, ऑर्गेनाइजेशन का लॉस होगा। तो इसीलिए दोनों के बीच अच्छी रिलेशनशिप होना ज़रूरी है, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को और एक दूसरे को समझ सकें। दोस्तों, फिफ्थ पॉइंट है डिवीज़न ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी कि ये कहता है कि जैसे जिसका कैपेसिटी है वैसा उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दिया जाना चाहिए, चाहे वो मैनेजर हो, चाहे वो एम्प्लॉई। और जो ये प्लानिंग किया जाता है टॉप लेवल
मैनेजमेंट से किया जाता है या फिर मिडिल लेवल मैनेजमेंट के अथॉरिटी से किया जाता है। अदरवाइज़ ये तो एम्प्लॉई के कंसंट्रेशन, मतलब ये एम्प्लॉई के हाव भाव को, यानी कि जो उसकी नेचर देखकर ये डिसीजन लिया जाता है। जैसे जैसे एम्प्लॉई अपने सुपीरियर का ऑर्डर इंस्ट्रक्शंस को मानकर अगर वो अच्छा काम करता है तो उसे अच्छी रिस्पॉन्सिबिलिटी दिया जाएगा। मैनेजर शुड ऑलवेज हेल्प, इनकरेज एंड गाइड। लेकिन मैनेजर भी अपने एम्प्लॉई को इनकरेज करने वाला होना चाहिए और मोटिवेट और गाइड करने वाला होना चाहिए। इससे क्या होता है कि मैनेजर का जो एम्प्लॉई और मैनेजर हैं दोनों का परफॉर्मेंस अच्छा से अच्छा होगा। दोस्तों, सिक्स्थ प्रिंसिपल है डेवलपमेंट ऑफ एम्प्लॉयर एंड एम्प्लॉयज़ फॉर द ग्रेटर इफिशिएंसी एंड मैक्सिमम प्रॉस्पेरिटी। दोस्तों, ये प्रिंसिपल ये हमें बताता है कि जो ऑर्गेनाइजेशन का जो परफॉर्मेंस होता है, जो बढ़िया से बढ़िया परफॉर्मेंस होता है, वो एम्प्लॉय के स्किल्स और कैपेबिलिटीज़ पे डिपेंड होता है। और ये बहुत ही मेजर और इम्पोर्टेंट टर्म है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए, उसके ग्रोथ के लिए। तो इसीलिए जब ज़रूरत पड़े तो अपने एम्प्लॉयज़ को, जो डिपार्टमेंट है या फिर जो ऑर्गेनाइजेशन है या फिर जो डिपार्टमेंट है, जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो बिज़नेस है, उसे अपने एम्प्लॉयज़ को हमेशा ट्रेनिंग देनी चाहिए ताकि वो अच्छे से, उसकी जो एफिशिएंसी है बड़े से बड़े पैमाने पर बढ़ती चली जाए और उसके लिए, और जिसके कारण उस ऑर्गेनाइजेशन का अच्छा ग्रोथ हो सकता है। और फ्रेंड्स, हर एक ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि ये अगर अच्छे से गाइडेंस अपने ऑर्गेनाइजेशन को दिया गया तब ही ये जो एम्प्लॉयज़ होते हैं अपने, ये हमारे बिज़नेस को अच्छे से डेवलपमेंट तक, अच्छे से अपने गोल तक अच्छे से पहुंचा सकते हैं बड़े इजीली। और हर एक ऑर्गेनाइजेशन को अपने एम्प्लॉय को अच्छे से अच्छी अपॉर्चुनिटी देनी चाहिए और बढ़िया से बढ़िया एफिशिएंसी प्रोवाइड करने के लिए उसके हिम्मत, उसे अच्छे से गाइड करना चाहिए, उसकी मोटिवेशन को बढ़ाना चाहिए हमेशा। आइए फ्रेंड्स, अब देखते हैं टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे वो प्रिंसिपल्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट थे, अब हम पढ़ेंगे टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। टेक्निक मतलब होता है दोस्तों तरीके, कौन कौन से तरीके अपनाने चाहिए अपनी ऑर्गेनाइजेशन को ग्रो करने के लिए। पहला है वर्क स्टडी। फ्रेंड्स, ये टेक्निक ये कहता है हमें कि अगर आपके पास कोई वर्क है अपने एम्प्लॉय को देने के लिए, अगर कोई वर्क है अपने वर्क फोर्स को देने के लिए, तो पहले आप उस वर्क को अच्छे से स्टडी कर लो कि ये वर्क कितने समय के लिए, कितने तेज़ी से ये काम हो सकता है, ठीक है, और इसमें कौन कौन से मेथड्स लगेंगे इस प्रोसेस को, इस वर्क को करने के लिए, और इससे एम्प्लॉय को क्या थकान हो सकता है कि नहीं। थकान तो होगी ही, लेकिन इस थकान को कम करने के लिए कौन कौन से हम सुविधा, अपॉर्चुनिटी एम्प्लॉय को दें ताकि उसकी थकान कम हो सके। सो पहला है टाइम स्टडी। फ्रेंड्स, मैं वैसे इसी पॉइंट को एक वाइज, सीरीज़ वाइज फटाफट समझा देता हूँ, आप अपने पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे से इसको पढ़ लीजिएगा। दोस्तों, अपने एम्प्लॉय को काम देने से पहले आप जान लो कि ये जो मैं काम दे रहा हूँ एम्प्लॉय को, वो कितना समय ले सकता है एम्प्लॉय इस टास्क को, इस काम को करने के लिए, ठीक है। टाइम स्टडी के हिसाब से आप अपने समय को बचाकर, इससे जो समय बचेगा उस समय में आप दूसरा कोई काम कर सकते हो। दूसरा पॉइंट है मेथड स्टडी। मेथड यानी कि तौर तरीके, यानी कि कौन कौन से टेक्निक्स, कौन कौन से तरीके आप यूज़ कर रहे हो। दोस्तों, काम देने से पहले आप जान लो कि आपके जो एम्प्लॉय हैं, अगर आप काम दे रहे हो, उनके पास कौन कौन से मेथड्स हैं, कौन से वो मेथड्स को यूज़ करते हैं। अगर आपके एम्प्लॉय के पास अच्छे मेथड्स, अच्छे टेक्निक्स, अच्छे टेक्नोलॉजी है अगर टास्क को पूरा करने के लिए, तो आपका टाइम तो बचेगा ही बचेगा, मगर प्लस आपके जो क्वालिटी है वो बेस्ट क्वालिटी बन जाएगी और
इफ़ेक्टिवनेस बनेगी और आप अपने मेथड को अच्छे से पहचान पाओगे और इस मेथड को हमेशा आप अपने सीरीज़ वाइज हमेशा यूज़ करते रहोगे। दोस्तों ये बहुत ही चैलेंजिंग टास्क होता है हर एक मैनेजर के लिए, लेकिन हर एक ऑर्गेनाइजेशन में ये जो टेक्निक है होनी चाहिए। दोस्तों थर्ड पॉइंट है मोशन स्टडी। दोस्तों ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि आप अपने एम्प्लॉयज़ को और अपनी मशीन्स को जान सको कि आपके एम्प्लॉई और मशीन कितने समय में कितने स्पीड से काम कर रहे हैं। ये हमारे लिए हेल्पफुल हो जाता है कि हम अच्छे से डिटरमाइन कर पाते हैं कि हमारा जो एक्स्ट्रा मोशंस है, जो एक्स्ट्रा जो काम हो रहा है, मेथड का जो तरीके यूज़ हो रहे हैं वो एलिमिनेट कर सकें, उसे हम हटा सकें। इससे हमारी इफ़िशेंसी को सुधार मिलता है और एम्प्लॉय को अच्छे से अच्छा तरीके मिल जाते हैं ताकि वो अपने एक्स्ट्रा जो मोशंस है उसको थोड़ा कम कर सकें और अपने गोल पर ज़्यादा फोकस कर सकें। दोस्तों मोशन ऑफ स्टडी हम लोग इसलिए यूज़ करते हैं, इसलिए हम इस प्रिंसिपल के टेक्निक को रखते हैं ताकि हम अपने जो एलिमेंट यानी कि जॉब के जो एलिमेंट्स हैं, यानी कि जो जिस प्रकार से हमारा जो काम चल रहा है उसके अगर वो अच्छा नहीं हो रहा है तो उसके के बदले हम दूसरा चेंज कर सकते हैं। उसके सीक्वेंस को, उसके जो स्पीड है उसे थोड़ा हम स्लो या फिर फास्ट कर सकते हैं इसके हिसाब से। फोर्थ पॉइंट है फैटिग स्टडी। इसका मतलब होता है थकान की स्टडी। दोस्तों अगर आप अपने एम्प्लॉयज़ को ज़्यादा से ज़्यादा काम दोगे और एक ही कंसिस्टेंट एक्टिविटी दोगे तो वो ज़्यादा प्रेशर लेगा और अपने टारगेट को अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाएगा। और वैसे देखा जाए तो थकान एम्प्लॉय को इसलिए आता है कि अगर आप अपने एम्प्लॉय पे ज़्यादा प्रेशर करते हो, आपका जो बॉस है, मैनेजर है, अगर आपके एम्प्लॉयज़ पर ज़्यादा प्रेशर कर डालता है तो उसे थोड़ा प्रेशर हो जाएगा, ठीक है, प्रेशर लेगा ही वो। और अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में ज़्यादा से ज़्यादा भारी से भारी अगर टूल्स हैं, मशीनें हैं, तो उसे उठाने में उसे थोड़ी ताकत देनी पड़ेगी जिसकी वजह से वो थकान महसूस करने लगेगा। इसका रिज़ल्ट हमें फिज़िकल और मेंटल स्ट्रेस पर भी देखने पर मिलता है। दोस्तों अगर आप अपने फैटिग के बारे में स्टडी कर रहे हो तो बहुत से ऐसे रीज़न्स क्रिएट हो जाएंगे और आपके दिमाग में चलने लगेंगे जिससे आप जान जाओगे कि अपने एम्प्लॉई के थकान को कैसे रिड्यूस करना है, कैसे कम करना है। और जिसके कारण अगर इसे रिड्यूस कर दिया, कम कर दिया, तो आपके जो एम्प्लॉयज़ का जो एफिशिएंसी है मेंटल वाला, तो वो थोड़ा सुधर जाएगा और अच्छे से वो काम करने लगेंगे। सो फ्रेंड्स ये तो हमने पढ़ा टेक्निक्स ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट, जो कि फर्स्ट पॉइंट था। अब सेकंड पॉइंट है स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ टूल्स एंड इक्विपमेंट्स। दोस्तों अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में बहुत ही हेवी मतलब भारी अगर टूल्स या फिर मशीनें, इक्विपमेंट्स अगर यूज़ हो रहे हैं तो आपके जो वर्कर्स हैं बहुत जल्दी ही थक जाएंगे और कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यानी कि जो जितना ज़्यादा से ज़्यादा अगर प्रोडक्शन होने की जो क्षमता थी उनके में, वो भी कम हो जाएगी और वो ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रेस फील करने लगेंगे जिसके कारण वो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे। और इससे क्या होगा, एक पॉइंट और होता है कि इससे आपका जो स्पॉइलेज, जो खराबी है, ज़्यादा से ज़्यादा होगी क्योंकि एम्प्लॉयज़ थक जाएंगे तो अच्छे से काम नहीं कर पाएंगे और जिसके कारण वो थकने की वजह से ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आपके मटेरियल का ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करने लगें, ठीक है। थकने की वजह से बहुत सी आलसियत आने लगती है बॉडी में जिसके कारण वो थक जाते हैं और थकने की वजह से वो भी आपके प्रोडक्शन को कम कर सकते हैं, आपके वेस्टेज को ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है। ऐसा स्टैंडर्डाइजेशन टूल्स के कारण ये हो सकता है। तो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी हो उसे हमेशा अपने टूल्स और इक्विपमेंट्स को सोच समझ कर लेना चाहिए कि अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा हेवी इक्विपमेंट्स यूज़ कर रहा है तो उसके एम्प्लॉयज़ पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा। अगर वो ज़्यादा से ज़्यादा टूल्स या फिर इक्विपमेंट्स अगर यूज़ कर भी रहा है तो उसे बहुत सी बड़ी मशीनें रखनी होगी जिसके कारण जिससे वो ऑर्गेनाइजेशन अपने जो बड़ी मशीनें हैं उससे काम करवा सके और उससे एम्प्लॉय का कुछ भी नुकसान ना हो। फ्रेंड्स थर्ड पॉइंट है साइंटिफिक टास्क सेटिंग। दोस्तों साइंटिफिक टास्क सेटिंग इस प्रिंसिपल पर टेलर जी बहुत ही एम्फसाइज देते हैं अपना, बहुत ही महत्व देते हैं अपना कि
अगर आप एम्प्लॉयज़ को काम अच्छे से करवाना चाहते हो तो उसे अच्छा दिन दो, अच्छा दिन फिक्स करो उससे काम करवाने के लिए। और इससे ये होता है कि जो एम्प्लॉय है उसे थोड़ा इंटरेस्ट मिलेगा और वो अपने कैपेसिटी से कम काम नहीं करेगा, अपने कैपेसिटी से ज़्यादा काम करेगा। और इसी को बचाने के लिए आप ये टेक्निक अपना सकते हो और अपने एम्प्लॉय को इस गड़बड़ी से बचा सकते हो। इस जो कैपेसिटी से जो कम काम करेगा इससे आप बचा सकते हो। ये टेक्निक यूज़ करने से आपके जो एम्प्लॉयज़ हैं वो जितना टाइम आप दिए रहेंगे उसी समय पर आपको आपका काम पूरा करके देंगे और आपके मैनेजमेंट पर पूरा का पूरा कंट्रोल करेंगे और जिसका जो आपके पास रिसोर्सेस हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करेंगे। मतलब अच्छे से अच्छे जो आपके पास रिसोर्सेस होंगे उसका अच्छा उपयोग करेंगे वो। फ्रेंड्स, 4th पॉइंट है साइंटिफिक सिलेक्शन एंड ट्रेनिंग, जो हमें ये बताता है कि हमें अच्छे से अच्छा पर्सन चूज़ करना चाहिए अपने जॉब के लिए इस प्रोसीजर के ज़रिए, ताकि हमें हमारा काम सही समय पर मिल सके। और फ्रेंड्स, आप अपने पर्सन को बता भी दें कि आप उनसे कौन सा जॉब करवाना चाहते हैं, उनका क्या जॉब रहेगा, जो ज़रूरत रहेगी वो आपको बताना पड़ेगा उन्हें। और सिलेक्शन करने के बाद मैनेजमेंट को ये करना चाहिए कि उसे अच्छे से अच्छी ट्रेनिंग, अच्छे से अच्छी फैसिलिटी दे ताकि वो अपने एफिशिएंसी को बढ़ा सकें, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट लें काम करने में। नेक्स्ट पॉइंट है फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। दोस्तों, टेलर के इस कंसेप्ट के अनुसार हमें ये पता चलता है कि में ये बताया है कि प्लानिंग और जो इम्प्लीमेंटेशन है वो डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि वर्क के लिए, एम्प्लॉय को वर्क देने के लिए प्लानिंग कोई और करेगा और जब दे दिया जाएगा एम्प्लॉयज़ को, तब उसे सुपरवाइज़ कोई और करेगा। ठीक है, जब काम मिल जाएगा एम्प्लॉयज़ को तब उनकी देख रेख, काम करते समय देख रेख कोई और सुपरवाइज़र करेगा। ठीक है, तो हर एक वर्कर 2 अलग अलग सुपरवाइजर्स के नज़र से देखे जाएंगे, या हम कह सकते हैं कि उनकी जो सुपरवाइजिंग होगी 2 अलग अलग सुपरवाइजर्स की निगरानी होगी उनके ऊपर। अब टेलर ने बताया कि एम्प्लॉय के ऊपर ऐसे 8 फॉरमन यानी कि उनके बॉस, ठीक है, ऐसे 8 बॉस रखे जाएंगे जो कंट्रोल करेंगे। क्या कंट्रोल करेंगे? वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शन के अलग अलग एस्पेक्ट्स को वो कंट्रोल करेंगे कि एम्प्लॉय को कैसे कौन सा काम करना है, उन्हें कौन सी मशीन्स को यूज़ करना है, कौन से मटेरियल्स को यूज़ करना है, ये कौन कंट्रोल करेगा। 8 फॉरमन्स को इन्होंने हायर करेंगे। कौन? सुपरवाइज़र्स। फ्रेंड्स, जो 8 फॉरमन्स रहेंगे उन्हें अलग अलग लेवल में बांटा जाएगा। जैसे कि पहला है एट प्लानिंग लेवल में पहला है रूट क्लर्क, टेल्स हाउ वर्क मूव्स फ्रॉम वन मशीन टू अदर। पहला होगा रूट क्लर्क, जो बताएगा हमें कि कौन सा मशीन दूसरे से कैसे चलेगी, ठीक है, कैसे मूव करेगी, कैसे मशीन्स को चलाना है, वो हमें बताएगा रूट क्लर्क। दूसरा होगा इंस्ट्रक्शन क्लर्क, वो एम्प्लॉय को इंस्ट्रक्शंस देगा कि कैसे वर्क को कंप्लीट करना है। थर्ड होगा टाइम एंड कॉस्ट क्लर्क, जो हमें बताएगा कि कितने समय में कौन सा काम पूरा करना है और वर्क आउट द कॉस्ट, यानी कि वर्क कब तक ख़त्म हो जाना चाहिए। फोर्थ रहेगा डिसिप्लिन, जो देखेगा कि वर्कर्स रूल्स के, फैक्ट्री के रूल्स और रेगुलेशंस के अंडर में काम कर रहा है या नहीं। अब उसे ये तो 4 थे, अब दूसरे लेवल पे आता है एट इम्प्लीमेंटेशन लेवल। 4 प्लानिंग लेवल पे रहेंगे और 4 यानी कि 4 इम्प्लीमेंटेशन पे, 4 जो प्लानिंग करेंगे और 4 ऐसे बॉस जो इम्प्लीमेंट करेंगे, जो एम्प्लॉय को देख रेख करेंगे, अच्छे से सुपरवाइजिंग करेंगे उन्हें। जिसमें से पहला है गैंग बॉस, जिसे पूरी तरह से काम पूरा करके चाहिए। दूसरा है स्पीड बॉस,
जो पता लगाता है कि जो काम दिया गया था एम्प्लॉय को वो टाइम पर हुआ या नहीं। अगर नहीं हुआ तो फिर से वही काम देगा ताकि जल्दी से जल्दी काम हो सके। थर्ड बॉस होगा रिपेयर बॉस, जो सिक्योरिटी को हैंडल करेगा और मशीन्स को कैसे मेंटेन करना है, कैसे चलाई जाती है मशीन, वो पता लगाएगा। कौन? रिपेयर बॉस। फोर्थ बॉस रहेंगे इंस्पेक्टर। दोस्तों इंस्पेक्टर का काम होगा कि जो काम दिया गया था, दोस्तों इंस्पेक्टर का काम होगा कि जो लेवल, जो स्टैंडर्ड्स उन्हें वर्कर को दिया गया था उस लेवल पे काम हुआ या नहीं। दोस्तों टेलर के अनुसार, यानी टेलर ये कहते हैं कि अगर अच्छे से प्रॉपर डिवीज़न किया गया प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन का, तो मैनेजमेंट डेफिनेटली अपने रिक्वायर परफॉर्मेंस जो उसे परफॉर्मेंस चाहिए अपने एम्प्लॉय से, वो डेफिनेटली वो पा ही लेगी। कौन? मैनेजमेंट, अगर वो अच्छे से प्लानिंग और इम्प्लीमेंटेशन करता है तो। अब फ्रेंड्स सिक्स्थ पॉइंट है डिफरेंशियल पीस रेट वेज प्लान, यानी कि जो रिम्यूनरेशन होगा हर एक एम्प्लॉय के लिए इक्वल होना चाहिए, चाहे वो एवरेज वर्कर क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप एवरेज वर्कर को भी उतनी ही सैलरी दोगे तो वो मोटिवेट होगा, ठीक है, मोटिवेट होगा ताकि वो अच्छा अपने कैपेसिटी से ज़्यादा वर्क कंप्लीट कर सके, ज़्यादा वर्क या फिर प्रोडक्शन अच्छे से ज़्यादा कर सके। अब यहाँ पे टेलर ने बहुत ही पीस वेजेस, यानी कि छोटे छोटे पॉइंट जैसे होते हैं वैसे वेजेस सिस्टम के बारे में बताया है। जैसे कि हायर रेट आप उन्हें दोगे, हायर वेजेस आप उन्हें दोगे जो क्वांटिटी से, स्टैंडर्ड क्वांटिटी से ज़्यादा वर्क करे, ज़्यादा से ज़्यादा वर्क करे, उसे आप कुछ मतलब हायर रेट ऑफर करोगे उसे। जो ज़्यादा टाइम लेता है, जैसे कोई होते हैं जैसे 12 घंटे का अगर पूरा ऑल ओवर द ऑर्गेनाइजेशन चलता है, लेकिन जो बंदा है जो 12 घंटा प्लस 2 घंटे और एक्स्ट्रा में काम करता है, उसे आप हायर रेट दोगे, तो मतलब ज़्यादा, थोड़ा अमाउंट कुछ ज़्यादा पेमेंट करोगे उसे। और दूसरी तरफ अगर कोई एम्प्लॉई है जो आप 12 घंटे से, जैसे आपका बिज़नेस का टाइम है 12 घंटे तक, लेकिन वो 10 घंटा काम कर रहा है, तो उसे आप क्या करोगे कि थोड़ा लोअर रेट दोगे, ठीक है। जो स्टैंडर्ड जो ज़्यादा से ज़्यादा काम करता है उसके कंपैरिजन में आप जो कम समय तक काम करता है उसे आप कम वेजेस दोगे। और ये टेक्निक इसलिए हमें काम आता है कि जो आपका एम्प्लॉय है, जो मैनेजर का एम्प्लॉय होगा, वो थोड़ा मोटिवेट हो सकेगा कि अगर मुझे ज़्यादा पैसा चाहिए तो मुझे थोड़ा और काम करना पड़ेगा, थोड़ा और टाइम देना पड़ेगा अपने ऑर्गेनाइजेशन को, ताकि मुझे भी अच्छा वेजेस अर्निंग हो सके, ठीक है। और रिम्यूनरेशन हायर रेट पे मुझे मिल सकेगा। और जो हायर लेवल पे है तो उसे तो मोटिवेट तो होना ही पड़ेगा, क्योंकि वो हायर लेवल पे है और उसे ज़्यादा वेजेस मिल रहा है। सो फ्रेंड्स, यहाँ पे हमने अपना जो चैप्टर था प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट हमने यहाँ पे कंप्लीट किया। आगे थोड़ा सा दिया है समरी, ठीक है। इसी पूरे चैप्टर का थोड़ा समरी आप लोग घर पे बैठे बैठे पढ़ सकते हैं। सो रीड दिस एंड एक्सप्लेन योर सेल्फ बाय रीडिंग दिस, ओके। अगर आपको PDF चाहिए तो लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा, आप वहाँ से लिंक को क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं। एट लास्ट बट नॉट द लीस्ट, अगर आपको ये चैप्टर अच्छा लगा या समझ में आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और लाइक कीजिएगा। स्टे सेफ, स्टे होम। थैंक यू।